आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लिया है और वो उस स्टेज में आ गए हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद जहां पे उनके बाल वापस से झड़ने लगे हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। एंड मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी तरीके का हेयर लॉस अगर हो रहा है, जब तक आप प्रॉपर जान ना लेना किस वजह से हो रहा है, तब तक आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लिया है और वो उस स्टेज में आ गए हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद जहां पे उनके बाल वापस से झड़ने लगे हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। ऑब्वियसली अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो ट्रांसप्लांटेशन करवाने के कुछ टाइम बाद एक ऐसा फेज आता है जिसमें जो बाल लगाए होते हैं वो भी झड़ने लगते हैं और काफी लोगों के तो पुराने बाल जो पहले से थे वो भी बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है और आपको बताने वाले हैं ये क्यों होता है और इस चीज से हमें कैसे बचना है, इस चीज को कैसे टैकल करना है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन ऑलरेडी करवा लिया है या फिर वो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं। वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, शेडिंग फेज ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक ऐसा फेज होता है जिसमें जो भी ट्रांसप्लांट करवाता है उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो 100% से ऊपर जा चुका होता है। और हमें पता है कि शेडिंग फेज जो होता है वो 95% से ज्यादा लोगों के साथ होता ही होता है अगर वो अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो। देखिए, एनेजन एफ्लुवियम फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर ग्रोथ होता है, राइट। इस फेज में बेसिकली हेयर वीक होने के साथ साथ जो न्यू हेयर होता है वो रूट से निकलता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्री या कोई भी पौधा होता है उसके भी फेजेस होते हैं, राइट। और उसी तरह हमारा जो हेयर है उसके भी सेम फेजेस होते हैं जिसमें एक साइकिल बनी जाती है, हेयर ग्रोथ साइकिल जिसको बोलते हैं। एंड व्हाट इज आवर टास्क? हमें अपने बॉडी और अपने स्कैल्प की हमेशा टेक केयर करनी है फॉर गेटिंग बेस्ट हेयर लाइन, फॉर मेंटेनिंग योर हेयर लाइन, राइट। आपने ऑब्वियसली कभी कभी नोटिस किया होगा कि यू आर लूजिंग मोर देन यूजुअल हेयर इन द शावर, राइट। आप कभी भी नोटिस करते होंगे, कभी कभार जब हम नहाते हैं तो हमारे ज्यादा बाल झड़ते हैं। मतलब यूजुअली आप सभी जानते हैं थोड़े बहुत बाल झड़ना बहुत नॉर्मल होता है, राइट। लेकिन कभी कभार आपने नोटिस किया होगा ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं हमारे नहाते टाइम या फिर कॉम्बिंग करते टाइम, और दैट फेज कैन ऑल्सो बी अ शेडिंग फेज, यू नेवर नो। मतलब वो फेज भी शेडिंग फेज हो सकता है, चाहे आपने ट्रांसप्लांट करवाया हो चाहे नहीं। एंड मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेडिंग फेज। दो तरीके की शेडिंग फेज होता है। नंबर वन, जो नॉर्मल शेडिंग फेज होता है, जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ साइकिल होती है, उससे पहले जो शेडिंग फेज होता है वो नॉर्मल शेडिंग फेज होता है। एंड सेकंड वन इज शेडिंग फेज आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो उसके बाद होने वाला शेडिंग फेज, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि उस शेडिंग फेज के लिए क्या किया जा सकता है, हम क्या क्या चीजें करें टू गेट बेस्ट हेयर ग्रोथ। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि अराइज होता है व्हेन वी आर डूइंग योर हेयर केयर इज, हमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में अराइज होती है उसके बारे में बहुत रेयरली पता होता है, राइट। सो यही फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट। जैसे कि विच विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी हो रही है हमारी बॉडी में। समटाइम्स हेयर फॉल ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम से होता है, राइट। एंड उसका पता भी जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं लेंगे अपनी बॉडी की, तब तक हमें उसका भी पता नहीं लगेगा। एंड मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी तरीके का हेयर लॉस अगर हो रहा है, जब तक आप प्रॉपर जान ना लेना किस वजह से हो रहा है, तब तक आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो इन्फॉर्मेशन इज द की टू सॉल्व योर हेयर फॉल। अब सोचिए, अगर हमें प्रॉब्लम्स पता लग गई कि किस प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो अब क्या करें? नंबर वन, चेंजिंग द डाइट, राइट। हमारी पूरी बॉडी हमारी डाइट पे डिपेंड करती है, आप ये सभी जानते हैं, राइट। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम अपने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करते हैं, राइट, और उसी आधार पे अपनी डाइट को बनाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, राइट। जनरली होता क्या है, वी ईट व्हाट वी लाइक, राइट, और बाद में हम रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने क्या खा लिया, मैं क्यों ऐसा खा रहा हूं। अब हमें एक काम करना है, वॉच योर डाइट फॉर एटलीस्ट 5 डेज। 5 दिन अपनी डाइट को देखिए, रिमूव एक्सेस शुगर, रिमूव एनी फ्राइड और ट्रांस फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, राइट। आपको ये चीजों को रिमूव करना है अपनी डाइट से। उसके बाद स्टार्ट अ जर्नी ऑफ रिमूविंग स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज डाइट से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपकी बॉडी में, एंड डाइट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ और जनरल रिकमेंडेशन है आपकी डाइट के लिए, जैसे कि ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, ऐड ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट। ड्राई फ्रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी अच्छी डाइट के लिए। रिमूव सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि इजीली अवेलेबल है आजकल हर मार्केट में। उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, लेमोनेड आप पी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स रिमूव कर दें अपनी डाइट से। इंक्लूड हनी,
calm, फाइबर रिच फूड इन योर डाइट, राइट। और जितना हो सके प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में ज्यादा पढ़ें, राइट। कौन कौन सी चीजों में प्रोटीन होता है और उन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करें। आपको एक्सेस फैट अपनी डाइट से हटाना है, प्रोटीन्स को डाइट में ऐड करना है, राइट। एंड रिलाय मोर ऑन नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड, ज्यादा नेचुरल चीजों पर रिलाय करें, राइट। ये तो बात होगी चेंजिंग द डाइट के बारे में कि आपको डाइट को कैसे चेंज करना है। अब हम बात करते हैं चेंजिंग द लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। देखिए लाइफस्टाइल चेंज में वही से हम वापस से आपको बताएंगे जो कि आप हर जगह सुनते आ रहे हैं, रिमूविंग बैड हैबिट्स, राइट। ये तो चलो नॉर्मल है। एक जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको अपने लाइफ में लानी है, दैट इज रिड्यूसिंग कॉर्टिसोल। आपको कॉर्टिसोल को रिड्यूस करना है। अब आप बोलेंगे कॉर्टिसोल है क्या? कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है जिसकी ही वजह से हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं, राइट। और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिड्यूस करना है। अब आप बोलोगे इसको रिड्यूस कैसे करें? इसकी भी अलग से मेडिसिन आती है क्या? देखिए इसके लिए आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले स्लीप, राइट। आपकी नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप ढंग से नींद नहीं लेते उस समय भी आपका हेयर फॉल थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज डी स्ट्रेस। आपको हमेशा एंगेज रहना है अपनी लाइफस्टाइल में, राइट। आपको लाइफ में एंगेज रहना है। डिफरेंट एक्टिविटीज में आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो जिससे आप स्ट्रेस ना लो, आपके पास खाली टाइम बचे ना स्ट्रेस लेने के लिए, राइट। सो इन दोनों चीजों के बारे में तो हमने बात करी, जहां पे हमने बात करी डाइट चेंज के बारे में एंड लाइफस्टाइल चेंज के बारे में। अब हम बात करते हैं हेयर स्टाइल के बारे में। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट चेंजिंग योर हेयर स्टाइल। आप अपने हेयर के स्टाइल के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने हेयर की लाइफस्टाइल के बारे में पहले सुना होगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट डज इट मीन। अब देखिए जेनेटिक रीजन, पोल्यूशन, बैड वाटर क्वालिटी, वेदर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट। बट व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवर रिस्पॉन्स टू द हेयर लॉस, राइट। अब इसे कैसे करें? अब देखिए एक नया हेयर लाइन पाने के लिए यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, स्पेशली जब आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया हो, और स्पेशली वो भी तब जब आपका शेडिंग फेज आ रहा हो, राइट। मेरे टिप्स हैं आपके लिए। नंबर 1, डेवलप अ हेयर केयर रूटीन। आपको एक हेयर केयर रूटीन को डेवलप करना है। नंबर 2, डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस hair injury. Number 3, develop a strategy for a easy hair recovery, right? Number 4, and the last one, develop a diet based on your hair and the nutrition that you are taking, right? Understand your nutrition and your body care. अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी क्या हेयर केयर रूटीन थी जब स्पेशली मेरा शेडिंग फेज आ रहा था। अब देखिए मैं बात करूंगा शैम्पू की, तो मैं वीक में 2 टाइम शैम्पू यूज करता था। जहां से भी मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था डॉक्टर ने मुझे बताया था मेरी बॉडी के हिसाब से कि आपको वीक में 2 टाइम शैम्पू यूज करना है, राइट। काफी लोग जो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं वो वीक में 5-5, 6-6 बार शैम्पू यूज करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शैम्पू बार बार यूज करने से उनको डैंड्रफ नहीं होगा एंड उनका शेडिंग फेज जल्दी शायद चला जाए। ऐसा नहीं होता। आपको डॉक्टर से बात करनी है। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है 1 से 2 दिन आपको शैम्पू यूज करना है तो उससे ज्यादा आप यूज मत करिए। एक्सेस ऑफ शैम्पू में आप मत जाइए। दूसरी बात पे आते हैं तो वो है ऑयलिंग। आपको वीक में 1 से 2 बार ऑयलिंग करनी है, राइट। अगर आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आपको ऑयलिंग नहीं करनी फिर आप ऑयलिंग मत करिए, लेकिन जनरली आप हफ्ते में 1 से 2 बार ऑयलिंग कर सकते हो ताकि आपका स्कैल्प मॉइस्चराइज्ड रहे, राइट। आपके स्कैल्प को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। लेकिन काफी लोग को ये भी डाउट होता है कि क्या मैं रोज ऑयल कर सकता हूँ, क्या मैं रोज ऑयलिंग कर सकता हूँ अपने स्कैल्प पे? ऐसा नहीं होता। आपको वीक में 1 से 2 बार ही ऑयलिंग करनी है, क्योंकि जनरली आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका शेडिंग फेज चल रहा होगा आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे होंगे, राइट। आप रोज इवनिंग में मॉर्निंग में मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। तो आपको वीक में 2 बार ही ऑयलिंग करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। रोज आगे बढ़ना इज अ गुड थिंग, पर रोज सब कुछ सही हो इज नॉट पॉसिबल। मतलब आगे बढ़ना इज अ गुड थिंग, लेकिन हमेशा सारी चीजें ही सही हो इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यू लुक फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स ओनली आफ्टर सम टाइम। आपको रोज अच्छे रिजल्ट नहीं दिखने वाले। आप ये रोज शीशे में देख के कभी भी कंपैरिजन मत करो। आपको रोज अच्छे रिजल्ट नहीं दिखने वाले। आपको नंबर ऑफ डेज के बाद ही एक्सपेक्ट करना है अच्छे रिजल्ट के लिए, राइट। जैसे अगर मैं अपनी केस के बारे में बात करूं तो मैं जनरली 15 से 20 दिन बाद अपने रिजल्ट को कंपेयर किया करता था, जिस वजह से मेरे को स्ट्रेस नहीं होता था, मैं एंग्जाइटी फील नहीं करता था, मैं बार बार डॉक्टर को परेशान नहीं करता था। एग्जैक्टली। सो ट्रांसप्लांटेशन के केस में आप रिजल्ट को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को 6 से 8 दिन बाद ही रिजल्ट को कंपेयर करना है। आप अगर रोज सुबह उठ के शीशा देखने लगोगे तो बिलीव मी शेडिंग फेज आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है, राइट। आप हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाओ शेडिंग फेज के टाइम पे, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने ही नहीं वाले। इनफैक्ट आपकी कंडीशन और खराब होने वाली है। सो आप डिसाइड कर लो कि अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन करवाए तो मैं हर 10 से 15 दिन बाद ही अपना रिजल्ट को कंपेयर करूंगा। शीशा देखना इज अ नॉर्मल थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको रोज शीशा ही नहीं देखना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा, राइट। शीशा देखो लेकिन कंपैरिजन मत करो। एक्सपेक्टेशन लेके मत आओ कि आज मैं देखता हूं कल के मुकाबले कितनी ग्रोथ हुई है। सो शेडिंग फेज कैन बी डिप्रेसिंग, बट बिलीव मी शेडिंग फेज इज द पार्ट ऑफ द सर्जरी। ये आना ही आना है। आप अपना माइंडसेट बना लो, अगर मैं ट्रांसप्लांट करवा रहा हूं तो मेरा शेडिंग फेज आएगा एंड यू विल
हैव टू टैकल इट। और ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, राइट। मेरे को भी शेडिंग फेज आया था, 1 से 1.5 महीना मेरा भी शेडिंग फेज रहा था। 98% लोगों को शेडिंग फेज आता है, इट्स टोटली नॉर्मल। शेडिंग फेज में जो बाल झड़ते हैं वो सारे के सारे वापस आते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।